कहाँ से हो आप लोग सब? बिहार। ओके, अर्पिता इज फ्रॉम बिहार, ऋषि गुजरात। मैम आप कहाँ से हो? रिधा महाराष्ट्र। मैं झांसी की रानी, झांसी। ओके, रोहन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कोमल तुम कहाँ से हो? महाराष्ट्र। वी हैव टू कोमल हियर, राइट? My voice is sweet. Thank you. Good evening, Siddhi. Good evening, Aishwarya. Okay. Jaipur, Rajasthan. Nice place. Although I haven't visited yet, but बहुत सुना है जयपुर के बारे में. Good evening. ओके, सो पिछली वाली क्लास तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर पढ़ा था कि एक्चुअली में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट कि व्हाई वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी और इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है एक्चुअली में, राइट? सो आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं, हाउ वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. नाउ वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गोल्डन राइस, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या है गोल्डन राइस. गोल्डन राइस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Okay, however there are many other application also. What is your golden rice, that we're gonna learn later. So starting with a video that how actually biotechnology help us in agriculture, or first of all we'll learn about the application of biotechnology. कौन से आई होती है? बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे. बायो रेमिडिएशन मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं जी आपके लिए. देखिएगा इधर, गौर फरमाइएगा. बायो रेमिडिएशन समझेंगे इसके बारे में. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है. कितनी सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं. बीटी कॉटन का हम जिक्र करेंगे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग. फ्लेवर सेवर टमेटो, गोल्डन राइस मैंने एक एग्जांपल बताया आपको. मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इंटरेस्टिंग. प्रोसेस्ड फूड, एनर्जी प्रोडक्शन. शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जहां बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है, है ना? इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन और भी कई तरह के हार्मोन्स हैं जो बनाए जाते हैं. हाँ, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह है. सिंपल, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? व्हेन यू यूज ऑर्गेनिज्म ना फॉर आवर पर्पस, जब इंसान ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाने के लिए या कुछ भी काम करवाएं बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाट योर बायोटेक्नोलॉजी इज. और ये हर जगह हो रहा है. First is your bioremediation. Then we used it is in a agriculture, medicine बनाने के लिए, transgenic animals बनाने के लिए, processed food बनाने के लिए, and also in the energy production. Now what is bioremediation? अच्छा, YouTube में तुम लोगों ने बहुत सुना होगा ना, homemade remedy for treatment of pimples. Homemade remedy for the यस treatment of. मैम. What is this remedy? तो remedy का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब
उपचार ही कहते हैं इधर। हाँ, उपचार, काइंड ऑफ क्योर। जो चीज खराब हो गई है उसको दोबारा से सही कर दें, है ना? दैट इज व्हाट इज योर रेमिडेशन इज। जैसे पिंपल आ गया तो पिंपल को सही कर दे, जो चीज खराब हो गई उसको सही करना दोबारा से, दैट इज व्हाट योर रेमिडेशन इज। अब बायो मतलब लाइफ। तो अर्थ को हम लोग पता है कितना खराब कर चुके हैं, कितना सारा पॉल्यूशन कर चुके हैं अर्थ में, पान वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। अब अगर बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म यू आर ट्रीटिंग योर अर्थ, that will be your bioremediation, right? So by using organism, when you are clearing your earth, when you are treating your earth, that is what your bioremediation is. Another example is biofortification. First of all, let's learn about the bioremediation that comes under your biofortification. You can see here, dekho, ये अर्थ है। Bioremediation is a branch of biotechnology that involves the use of living organisms such as microbes and fungi to remove contaminants from our environment. एक आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, ऑयल स्पिल्स निकालने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू रिमेंबर्ड दैट? हैव यू रिमेंबर्ड दैट ऑयल स्पिल्स निकालने के लिए? एक सेकेंड। जेट्रोपा का इस्तेमाल करते हैं ना फॉर क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स। जेट्रोपा, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बॉटनी का पार्ट है। एक सेकंड, मुझे एक बार देख लेने दो। सूडोमोनास पिट्यूडिया है। ओके 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 ओके। सूडोमोनास पिट्यूडिया लिख लो यहीं पे। is used for clearing oil spills. It's an example of bioremediation. बस यही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे इससे। It's a gram negative rod shaped bacteria that is used for clearing oil spills. तो यहाँ पे बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, राइट? यहाँ पे लिख लो बायोरेमिडिएशन। सो अर्थ को आप ट्रीट कर रहे हो। हेलो हेलो यस अतुल। मैम, ये रूसी ये ना मैंने वो डेस्कटॉप साइट से हटा दिया, फिर भी छोटा छोटा दिख रहा है। तो एक काम करो, तुम दूसरे कोई ब्राउजर में खोल लो, या फिर कोई ऐप। टैबलेट में तो ऐप से नहीं खुलेगा, लेकिन वही तो पता नहीं कि बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा दिख रहा है। एक मिनट, फिर से बाहर निकल के फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि सब में एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके, थैंक्स। वेलकम। ओके, डन। नाउ व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? देखो, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दो, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेकिन समटाइम क्या करते हैं, जैसे एक प्रोसेस्ड खाना होता है, उसमें बाहर से एक्स्ट्रा से न्यूट्रिएंट्स हम लोग डाल देते हैं, तो वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। मीन्स जब खाना बन गया है उसके बाद आप अगर उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हो तो वो फोर्टिफिकेशन है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स ऐसा खाना पैदा करा सकते हैं या ऐसी चीज बना सकते हैं जो पैदा ही हो रही है विद एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस by which we utilize biotechnology to increase the nutritional value of our food crops. So जैसे एक बासमती राइस है, हम लोगों ने बासमती राइस से गोल्डन राइस बना दिया है। बासमती राइस में विटामिन ए नहीं होता है, लेकिन गोल्डन राइस इज अ विटामिन
ए एनरिच्ड राइस। सो हमने क्या किया है, नॉर्मल राइस में विटामिन ए ऐड कर दिया, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ा दी है। नाउ व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आवर फूड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, this process is known as your biofortification. This is super duper important. We'll learn about golden rice later. Okay, now what is bioprocessing? The process of obtaining product from a living source like a genetically or engineered organism, microbial plants and human. It's called bioprocessing. ये तो तुमको पता ही है। जैसे तुमने कोई वही लिया, इकोलाई लिया, इकोलाई के अंदर तुमने इंसुलिन बनाने वाली जीन डाल दी, है ना, अब तुम इंसुलिन ले रहे हो उससे। So the process of collecting the product from genetically modified organism is known as your bioprocessing. राइट, तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया, अब तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है, बायोप्रोसेसिंग ही तो है, राइट। The process of obtaining products from living sources like genetically engineered organism, microbial plants, human cells are known as bioprocessing. Now, what was the reason behind such low yield in agriculture? अब तुमको बताइए कि भाई पहले क्या होता था, पहले के जो किसान, उन लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन उस जमीन से उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था, मींस प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था। नाउ पहले के किसानों का प्रोडक्शन उतना ज्यादा क्यों नहीं था? लेट्स सी अ रीजन व्हाई देयर वाज अ लो यील्ड इन एग्रीकल्चर। लेट्स सी अ वीडियो हियर, challenges in agriculture. ना यील्ड के जो कम उत्पाद हो रहा है, उत्पादन जो कम है, उसकी वजह क्या क्या रहती है ना? आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे जो ऐसे परिवार से संबंधित हैं जहां खेतीबाड़ी की जा सकती है, किसानों के परिवार से संबंधित है, तो उन्हें तो ये बातें प्रैक्टिकली देखी होंगी, समझी होंगी, राइट? सुनिए, लो क्वालिटी सीड्स, कोई भी पौधा अगर हमें अपने खेत में उगाना है, कोई फसल हमें बोनी है, तो बीज चाहिए। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, निम्न कोटि के होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लो क्वालिटी है, तो उपज उस हिसाब से नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी। दूसरी समस्या कि भाई चलो बीज तो अच्छी क्वालिटी के हैं, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन वो क्रॉप्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। अल्टीमेटली उन क्रॉप्स का इस्तेमाल किस लिए होना है? या तो जानवरों के खाने के लिए चारे के रूप में, या फिर इंसानों के कंज्यूम करने के लिए। और अगर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, चाहे उपज बहुत ज्यादा है, भाई तो भी फायदा नहीं। पॉइंट है ना? तो भी फायदा नहीं। तीसरी समस्या, पेस्ट। भाई ये तो एक बहुत बड़ी बड़ी भयंकर समस्या है। पेस्ट के रूप में सबसे ज्यादा तो आर्थ्रोपोड्स ही हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हैं भाई, जो कि कीड़े, जो हम कहते थे हमारी फसलों को खा जाते हैं। सो मान लो बीज अच्छी क्वालिटी का है, क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, परंतु उसके ऊपर कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो रहा है, इंसेक्ट्स हैं या नेमेटोड्स हैं, वर्म्स हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। अब ये तो भाई दिक्कत है, इसी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का लो हो जाता है, राइट। दीज वर सम रीजंस बिहाइंड द लो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स सी अ वीडियो फॉर हाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर लो क्वालिटी ऑफ सीड्स। पहला तो हमने देखा था कि भाई अगर सीड क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छा आप पे मतलब सीड ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो समटाइम अगर आप अच्छा सीड इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा धूप हो रही है तो वो धूप के कारण ही मर जाएगा, और लो क्वालिटी का सीड है तो लो क्वालिटी के प्लांट को डेवलप करेगा, राइट। सो let's see how we actually resolve the problem of low quality seed. Let's see through a video here. लो क्वालिटी, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो सीड्स जो हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट ही नहीं है ना? एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे, है ना? तो कोई फायदा नहीं है उनका। और मान लो वो आसानी से जर्मिनेट नहीं करते, तो भी बात ठीक नहीं, सीड क्वालिटी लो कहलाएगी, है ना? सो इसका समाधान क्या करेंगे? आपने पढ़ा होगा, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था आपको, तब भी मैंने प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था,
है ना। शुरुआत से ही इंसान की ये दिलचस्पी रही है इस चीज में कि वो बेहतर वैरायटीज प्रोड्यूस करे, चाहे वो अनाज की हो, चाहे फलों सब्जियों की हो, और इवन चाहे एनिमल्स की ही क्यों ना हो, बेहतर वैरायटीज। हमने एक कैरेक्टर किसी एक प्लांट में देखा, दूसरा कैरेक्टर दूसरे में देखा, है ना। हमने चाहा कि भाई हम उन्हें क्रॉस करा के एक हाइब्रिड वैरायटी बनाए। तो ये करा है इंसान। देखते हैं जी। मान लीजिए एक वैरायटी है हमारे पास जो ड्रॉट टॉलरेंट है। ड्रॉट समझ, सूखा पड़ जाना, कि भाई जो कम पानी वाली कंडीशंस में भी ग्रो कर लेती है, ड्रॉट टॉलरेंस है। और दूसरी में हाई क्वालिटी सीड्स बनते हैं। तो हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, ठीक है। ये क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको, हमने इन्हें क्रॉस कराया, और जो अगली जनरेशन मिली उसमें ये कैरेक्टर आ गया कि ड्रॉट टॉलरेंस भी है और हाई क्वालिटी के बीज भी बन रहे हैं। तो भाई मिल गई हमें ये हाई क्वालिटी वाली वैरायटी, जिसमें ड्रॉट के लिए टॉलरेंस है और बीज भी अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि इनमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ये बात तो हमने पढ़ी थी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करी थी, कि भाई ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपनाई जाएंगी तो अनडिजायरेबल फीचर्स भी आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑब्टेनिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए और आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये था बेटा आपका अच्छा सीड का प्रॉब्लम। अच्छे सीड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, कि खराब सीड है तो उसको कैसे सही बनाएं, हाइब्रिडाइजेशन करा दो। बट हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज सही नहीं रहता है। जैसे सर ने बोला कि ठीक है, समटाइम अच्छे कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, लेकिन लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज द गुड चॉइस, इट्स नॉट ऑलवेज द गुड चॉइस, राइट। सो पहला तो ये देख लिया। नाउ सेकेंड हमारा चैलेंज क्या था कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट क्रॉप्स बनते हैं जो, उनको कैसे बचाएं। लेट्स सी अ वीडियो फॉर सॉल्यूशन ऑफ nutrient deficient crops. Let's see a video. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं है, बड़ी अच्छी उपज हुई है, लेकिन दो समस्याएं अभी भी हम उनसे जूझ रहे हैं। एक तो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, और दूसरा जो पेस्ट्स हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते। ये भी एक समस्या है ना। इनसे कैसे निपटा जा सकता है, चलो जी देखते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल मतलब केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। खेतों में फसलों का बेहतर उत्पादन करने के लिए, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो, तो हमने खाद का इस्तेमाल करना शुरू करा। एनपीके फर्टिलाइजर सुने आपने, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, केमिकल जिसमें हम यूज करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल भी होता था। चलिए देखते हैं जी। जब हम साल दर साल उसी जमीन में फसल उगाते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होने लगेगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगेगी ना। सॉइल माइट नॉट हैव ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर खेत में नेचुरली सॉइल में सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियली वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। नहीं तो क्या होगा, क्रॉप्स विद लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई प्लांट्स को ग्रोथ के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, है ना, ये सब चीजें चाहिए। फास्फोरस भी चाहिए, और अगर ये नेचुरली मिट्टी में कम है तो फिर फसल में भी वो चीज कम ही आएगी। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा उसे बेहतर तरीके से। सो देयर विल बी क्रॉप्स विद द लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। नाउ किसानों ने इस्तेमाल करने शुरू करे फर्टिलाइजर्स, यानी केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। लेबोरेटरीज में हमने ऐसे प्रयोग करे और देखा कि अगर हम आर्टिफिशियली ये
एलिमेंट्स जो हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट को देते हैं, वेदर इट्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने भी आपने पढ़े हैं माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सही तालमेल में बैलेंस तरीके से दें तो बड़ी अच्छी उपज होती है, राइट। तो फर्टिलाइजर्स का दौर आया है, जो खाद हम डालते हैं, राइट। मैन्योर अलग चीज होती है, फर्टिलाइजर अलग चीज है। केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। लेकिन एक समय के बाद ये भी समस्या बन जाएगी, इससे यील्ड तो बढ़ी, पूरी क्रांति आ गई एक तरह से। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है आपने? ओके भाई, सो इनका बढ़ाने के लिए क्या है, फर्टिलाइजर लगा दो, बट ये भी कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। अभी देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स के नुकसान क्या क्या है। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने ये वाला ऑप्शन कर लिया। अब नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट चैलेंज, दैट वाज द पेस्ट इन्फेक्शन। इसको कैसे बचाएंगे? लेट्स सी थ्रू अ वीडियो फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेस्ट इन्फेक्शन। सो समय के साथ साथ समस्या बन गए हमारे लिए। जो केमिकल्स या जो कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट्स को मारने के लिए, आप जानते हैं एनवायरनमेंट में भी उनका बड़ा बुरा असर पड़ता है और इंसानी शरीर पे भी बहुत बुरा असर है ना। पहले देखते हैं कि जो पेस्ट वाली समस्या थी, इसका समाधान हमने कैसे करा, राइट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बता दूं मैं आपको। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है जी? देखिए, सुनिए, पहले पेस्ट वाली बात सुन लीजिए। चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं ये बीटल्स आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स हैं, पत्ते को खा रहे हैं भाई। आपने कई बार टिड्डी दल के बारे में भी सुना होगा, लोकस जो होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में खेतों के ऊपर हमला करते हैं और कुछ ही समय में पूरे खेत को चट कर जाते हैं। कई बार आप न्यूज में ये सुनते होंगे कि भाई लोकस्ट ने अटैक करा है या टिड्डी दल आया है और उसे शोर मचा के, ढोल बजा के या थालियां बजा के तो या क्लैपिंग करके भगाया जा रहा है उन्हें खेतों से, नॉइस करके, है ना। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। सो देयर आर मेनी आर्थ्रोपोड्स एंड देयर आर इवन मेनी नेमेटोड्स, वर्म्स व्हिच अटैक आवर क्रॉप्स। बैंगन की खेती, पर्टिकुलरली ब्रिंजल के केस में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख पा रहे हैं जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये ब्रिंजल हमारे बैंगन। नाउ इन पेस्ट से निपटने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करे, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करें हमने तरह तरह के, जिससे कि पेस्ट तो मर जाते, परंतु वो जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो मिट्टी में भी गए, वो फूड में भी गए, मिट्टी में जाने के साथ साथ पानी में भी किसी न किसी तरह से वो मिक्स हो गए, हमारी फूड चेन का हिस्सा बन गए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, सुनिए। इंडियन agriculture was converted into an industrial system due to adoption of modern methods and technology. नए तरीके, नए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए, जैसे आपने ट्रैक्टर्स सुना है, देखे हैं, इरिगेशन के बेटर सिस्टम्स, एग्रोकेमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो जिसने पूरी एक क्रांति ला दी। करेंगे and then we'll discuss all the things together. Okay, so let's do our question first. Genetically engineered crop-based agriculture provides a better solution when compared to agrochemical-based agriculture. As agrochemical-based agriculture, when you use fertilizer,
Okay, so genetically, the correct answer will be second. Genetically engineer crop based agriculture. अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं. आई डोंट थिंक कि तुम्हें वीडियो से कुछ समझ में आया होगा. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. देखो, एग्रीकल्चर में ईल्ड ज्यादा नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही है. इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे आप सीड अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपके खेती में पेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, मतलब कम नहीं, कि आपके जो जो भी आप उगा रहे हो उसको पेस्ट खा जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई उस टाइम, या बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई उस टाइम, तो प्लांट टॉलरेट ही नहीं कर पाए. तो ये कुछ हो सकते हैं रीजन. अब इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सोल्यूशन ये हो सकता है, बेटा आप क्या करो, अगारो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो. ठीक, मतलब जिसमें आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो. अब यूज ऑफ अगारोस बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर कब आया? जब बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. जब क्या स्टार्ट हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. अब ग्रीन रेवोल्यूशन से बेटा क्वेश्चन आते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन से फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या? नहीं, हम ही नहीं पढ़ाएंगे. हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? बताओ कौन है, कौन कौन है फादर? कौन बताएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? क्वेश्चन है. मैम हाँ, नो. डिड आई टेल यू हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? मैंने ये तो नहीं बोला ना. मैंने तो सिर्फ यही पूछा है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. नॉर्मन बोरलॉग. कौन यस है? मैम, याद नॉर्मन बोरलॉग. हाँ, नॉर्मन बोरलॉग. अगर मैं तुमसे ये पूछूं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो क्या बोलोगे? एम एस स्वामीनाथन. यस मैम. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये कौन है? एम एस स्वामीनाथन. अब अभी तक जो तुमने 3 वीडियो देखे उसको इग्नोर मारो, ठीक है, वो किसी काम की नहीं थी. अब पहला आया ग्रीन रेवोल्यूशन. जब बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, तो इसमें इस्तेमाल किया गया आपके केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया इसमें. जब किसानों ने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ना, तो एकदम से मजा आ गया किसानों को. मतलब सोच भी नहीं सकते थे, इतनी यील्ड हो गई. मतलब जो सप्लाई थी ना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, वो 3 टाइम्स बढ़ गई. इट इंक्रीज, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 3 टाइम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो ये कहीं. ग्रीन रेवोल्यूशन increased production by 3 times. मतलब जो 100 एकड़ का खेत है, अगर समझ लो 100 एकड़ का खेत है, उसमें पहले 10 किलो गेहूं उग रहा था. अब वही जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और किसानों ने पेस्टिसाइड फंगिसाइड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, तो वही 3 टाइम्स बढ़ गया. 10 का मतलब 10 का हो गया, 10 का डबल ट्रिपल हो गया. 10 का डबल ट्रिपल कितना होगा वो 30 हाँ, 10 का 30 हो गया. तो किसानों को तो मजा ही आ गया ना. कम खेती में कम जगह में बहुत सारा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा पैसा. लेकिन फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये देखो, अब इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है. हम लोग बहुत गरीब हैं, है ना. हमारे किसान भी बहुत गरीब हैं. सबसे ज्यादा तो हमारे किसानों को सहना पड़ता है. तो किसान भाई हमारे बहुत ज्यादा गरीब हैं. ज्यादातर किसान अफोर्ड नहीं कर पाते फर्टिलाइजर्स, ठीक है. हाँ, वो बात अलग है, वो अपनी जमीनें बेच दे तो उनसे अमीर कोई नहीं है. दैट खेती कहाँ से होगी? तो जमीनें अगर बेच दी तो वो सबसे ज्यादा अमीर है. आज के जमाने में जमीनों की बहुत कीमत है. तो एज वी आर इन अ डेवलपिंग नेशन, तो हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता फर्टिलाइजर्स का. दूसरी चीज बेटा, फर्टिलाइजर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. एंड यू नो, आपको पता होगा पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर्स होते हैं, है ना. सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट हैं आपके पंजाब में.
अच्छा ऋषि, क्यों? बिकॉज आपको पता है ना, जैसे खेतों में पानी लगा रहे हैं किसान, अब खेतों में फर्टिलाइजर डला हुआ है, वो पानी में मिलेगा फर्टिलाइजर, वो पानी अपनी वाटर बॉडीज में जाएंगे एंड अल्टीमेटली हमारी फूड चेन में मिक्स हो जाएंगे। एंड इवन आप जो सब्जियां खा रहे हो तो कई चीजें, कई केमिकल्स ऐसे होते हैं, आप कितनी भी सब्जियों को वॉश कर लो वो जाते नहीं है और आपके बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे एक्ट एज अ कार्सिनोजन, आपको कैंसर कर सकते हैं, है ना। सो ये फर्टिलाइजर्स आर द बेसिक मेजर कॉज ऑफ कैंसर्स। पहले के लोगों को कैंसर नहीं होता था ना इतना, क्योंकि इतने केमिकल्स खाते ही नहीं थे हम लोग। बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया एंड लीड्स टू कैंसर्स, बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ रहे हैं। ये एक हो गया। तीसरी चीज बेटा, ये क्या करता है? सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल पोल्यूशन करता है। सॉइल पोल्यूशन करता है, देखो गंदे वाले बैक्टीरिया को तो मारते ही है, पेस्ट को तो मारते ही, लेकिन साथ साथ में जो सॉइल में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उनको भी मार देता है। तो सॉइल की क्वालिटी को बहुत खराब कर देता है। तो अब अगारो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है ना, दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर लोगों ने ऑप्ट करना स्टार्ट किया कौन सा? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट की। नॉर्मल खाद की जगह उन्होंने आपके जो गोबर खाद होती है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। बट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज वेरी टाइम टेकिंग, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बेटा उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है और केयर बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी एक काइंड ऑफ अच्छा मेथड नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर यील्ड, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं? नाउ वी कैन यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाएं तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? दूर हो सकती है। वी कैन मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, वी कैन मेक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, वी कैन मेक वैरायटीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो हमें पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और कैसे नहीं पड़ेगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि हमने कैसे बनाए हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। पहले कि भाई आंसर सेकंड क्यों होगा, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें पूछा था जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ बेटर सोल्यूशन व्हेन कंपेयर टू एगारो बेस्ड एग्रीकल्चर एज एगारो केमिकल्स आर नॉट, दे आर इजीली अवेलेबल। ये तो रॉन्ग हो गया, फर्टिलाइजर्स हर जगह मिल जाते हैं। फार्मर्स ऑफन कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अगारो केमिकल्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ये तो सही है, गरीब है किसान। अगारो केमिकल्स हैव अ डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अगारो केमिकल इंक्रीज पेस्ट रेजिस्टेंट बट हैव नो इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। नो, क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते हैं ना, ये तो रॉन्ग हो गया। सो हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली सेकंड एंड थर्ड, सो 2 आर करेक्ट, राइट। Okay, now an alternative to agaro chemical is an organic farming. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने बता दिया अगर आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करो, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करो तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है, बहुत सुना होगा सबने। लेट्स सी थ्रू अ वीडियो देन। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, केमिकल्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, एग्रोकेमिकल्स, दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स टू अफोर्ड। देखिए हर किसान उससे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कीमती है। Yield could not be increased further with existing varieties using conventional methods of agriculture. अगर conventional methods ही इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट, जैसे बैल और हल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उपज उस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती, है ना। Agrochemicals, they caused environmental and health related problems. As I told you, ये chemical substances environmental बैलेंस को भी डिस्टर्ब करेंगे, फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे, हमारे शरीर में पहुंचेंगे और बहुत नुकसानदायक साबित होंगे। सो एन ऑल्टरनेटिव टू एग्रोकेमिकल फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर देखा गया कि भैया ठीक है भाई, आप मत इस्तेमाल कीजिए ये यूरिया खाद, ये बाकी के फर्टिलाइजर्स, इनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए। आजकल आप सुनते होंगे मार्केट में
इवन ऑर्गेनिक एग्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना। इसके अलावा कि भाई ये ऑर्गेनिक पोटैटोज हैं, ये ऑर्गेनिक गोभी है, ये ऑर्गेनिक मटर है, और वो कॉस्टली भी होते हैं। सो ऑर्गेनिक हम क्यों कह रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, खाद दिखाई है हमने, मैन्योर्स यूज कर रहे हैं हम उसमें, राइट। वर्मी कंपोस्टिंग, कितनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। सी, these are the bacteria which are used along with manure as biofertilizers. एजोटोबैक्टर आपने सुना है, राइजोबियम का नाम सुना है, नॉस्टॉक, एजोला, ये सब नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन से? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें मैन्योर के साथ साथ बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करेंगे। राइजोबियम, देन एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एजोला। रिमेंबर दीज नेम्स, इंपॉर्टेंट। पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हम करते जा रहे थे फसलों पे, और इकोलॉजिकल बैलेंस तो डिस्टर्ब हुआ ही। वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हमारी फूड चेन का हिस्सा तो बने ही, इसके अलावा एक और समस्या खड़ी हो गई कि वो जो पेस्ट थे ना, उन्होंने कहा भैया ठीक है, हमारे अंदर तो इसके लिए रेजिस्टेंस आ गई है, अब हमें तुम्हारे इन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय तक आप छिड़काव करते रहे तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी पहले कम थी वो सक्सेसफुली फीड और ब्रीड करी और उसने अपनी संख्या बढ़ा ली। तो इसीलिए हम कह देते हैं दैट द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द पेस्टिसाइड। रेजिस्टेंट पहले भी थे पर वो कम थे संख्या में, अब वो संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर समस्या वही रह गई भाई, पेस्टिसाइड हमें वैसे भी नुकसान पहुंचा रहा है फूड चेन का हिस्सा बनके, और पेस्ट भी रेजिस्टेंट हो गए, तो भाई क्या करें, है ना। लो यील्ड जो हुआ था उसके लिए हमने कुछ समाधान सोचे और वो उल्टे ही पड़ गए। इतने लंबे समय बाद हम फिर एक मुसीबत में फंस गए हैं, है ना। ओके, चलो क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। Here, which of the following statement is not true about genetically पढ़ाया है नहीं, ये दे दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ अपनी और थोड़ा सा आंसर करो, फिर मैं इसका आंसर दूंगी। Okay, so the correct is B. They are more susceptible to pest and abiotic stresses. Okay, पहली बात तो तुम्हें ये पढ़ना होगा जेनेटिकली और मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते क्या हैं, तब तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स जिसका हमने डीएनए ऑल्टर कर दिया, जिसके डीएनए में अगर हमने थोड़ी सी भी छेड़खानी कर दी है, अब छेड़खानी मतलब या उसके डीएनए में से हमने कोई जीन, एक्स्ट्रा जीन उसके डीएनए में ऐड कर दी है, या उसके डीएनए में हमने कोई जीन बाहर निकाल दिए, मतलब आइदर वी आर इंसर्टिंग सम जीन, एडिशन ऑफ जीन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। तो हमने डीएनए में क्या किया है, जिस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में छेड़खानी की है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग बोल देते हैं। अगर हम प्लांट्स के केस में कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब हम क्यों बना रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्योंकि भाई ना आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा है, बहुत महंगा है, बहुत टेंशन है उसमें, ना आपका अगारो बेस्ड केमिकल अच्छा है क्योंकि भाई उसमें पैसा बहुत है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, और पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो जा रहे हैं फर्टिलाइजर से। तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास, दैट इज मेकिंग ऑफ योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं उनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस बेटा आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन कर लेना। Now, what is a use? How we can actually, what is the benefit of using genetically modified crops? First of all,
they made crops more tolerant to abiotic stresses. हम ऐसे क्रॉप्स बना देते हैं जो कि बेटा सर्दियों में उग सकते हैं, जो कि जो ड्रॉट होता है मतलब सूखे में उग सकते हैं, जो सॉल्टी कंडीशन में उग सकते हैं बाय इंसर्टिंग सम जीन. हम पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना देते हैं बेटा, तो पेस्टिसाइड्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती. नॉट पेस्टिसाइड, हाँ, पेस्ट रेजिस्टेंट. वी मेड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, सो हमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे प्लांट बना देते हैं जिनमें पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस बहुत कम हो, और हम बायो फोर्टिफिकेशन भी कर देते हैं. हम इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड genetic engineering, and hence nutritional value of food, example vitamin A enriched rice. So these are the some advantages of using genetically modified organism. Now, how we actually create genetically modified crops? So either I told you by using a gene addition, if we are inserting some extra gene from a different source into the genome of a particular plant, or either by gene subtraction, if we are deleting some portion or deleting some gene portion of a plant. So इस तरीके से हम लोग डीएनए में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या तो बाहर से कोई जीन जोड़ दो या उसके डीएनए में से कोई जीन बाहर निकाल दो. अब जीन एडिशन के बेटा एग्जाम्पल हैं आपके बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, वेयरएज जीन सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं आपका आरएनए इंटरफेरेंस. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द gene addition, and let's see how we actually made a nutritional variety of a rice, that is your golden rice. आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो उसको, चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, गोल्डन राइस गोल्डन राइस गोल्डन राइस. नाउ लेट्स सी कि हम लोगों ने गोल्डन राइस कैसे बनाया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. हाउ, लेट्स सी हाउ एक्चुअली वी हैव इंक्रीज्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू of a normal basmati rice and change it to the golden rice. Let's see through a video, then I'll explain you once more. So why is this golden rice golden in color? Let's see through a video. Golden rice. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से वर्ल्ड के मैप में उन कंट्रीज को मार्क करके दिखाया है आपको. ठीक है जी, देख पा रहे हैं ये सभी एरियाज, राइट? नाउ, क्या समस्या हमें, एक मेजर समस्या फूड रिसोर्सेज को लेकर के यहां पे देखने को मिलती है? दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी इज वाइड स्प्रेड. विटामिन ए, आप जानते हैं रेटिनॉल. नाउ, राइस, चावल जो है स्टेपल फूड है, मुख्य आहार है बहुत से देशों में. गेहूं से ज्यादा चावल का इस्तेमाल होता है. जो चावल खाते हैं आमतौर पे हम व्हाइट राइस, इट लैक्स सम न्यूट्रिएंट्स, जैसे उसमें विटामिन ए नहीं होता. सो भाई, दुनिया भर में बहुत से देशों में ऐसा है कि केवल जो गरीब जनता है उनका आहार जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ चावल ही है, और वो उबले हुए चावल नमक के साथ या हल्की फुल्की किसी भी चीज के साथ खा रहे हैं, तो भाई उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन ए उनकी डाइट में जा ही नहीं रहा. तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रकार का चावल बनाया जाए, ऐसे राइस का उत्पादन किया जाए जिसमें नेचुरली विटामिन ए जो है वो किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो. कि मान लो अगर बीटा कैरोटीन की फॉर्म में है तो शरीर में जाएगा तो वो विटामिन ए में बदल जाएगा. गोल्डन राइस सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम. अब आप देखिए, ये वाला नॉर्मल चावल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला दिख रहा है जी गोल्डन राइस, हल्का सा येलोइश या गोल्डन से कलर का है. तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है. बतानी थी वीडियो में, वो तो बता ही नहीं की. मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने कैसे गोल्डन राइस बनाया. हम देखो, ये है हमारा पेड़, ठीक है, ये हमारे राइस का पेड़ है.
ये हमारा चावल उग रहा है इस पे, ठीक है, ये चावल उग रहा है। देखा है राइस का पेड़ आप लोगों ने? बिहार वालों ने तो देखा होगा, बिहार में तो चावल बहुत यस मैम, देखा है। ना, धान की खेती बोलते हैं, तो ये यस मैम। चावल है। एक प्लांट और होता है, एक प्लांट होता है डेफोडिल। एक तुमने डेफोडिल, वो बड़ा सा छत्ते जैसा एक फूल नहीं देखा है? मतलब कैसे बताऊं तुम्हें, एक बार गूगल करके देखो। यस मैम, डे- देखी हूँ। हाँ, ये तो समझ लो ये डेफोडिल का प्लांट है। ये समझ लो इसमें ये फूल उग रहे हैं, राइट? और ये डेफोडिल की रूट है। ऐसे ऐसे करके इसकी मोटी सी रूट होती है बेटा। सो दिस इज योर राइस प्लांट, दिस इज योर डेफोडिल। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है राइस की कौन सी वैरायटी ली गई थी? सो दिस इज अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस जिसका साइंटिफिक नेम है और राइजा सेटाइवा। ये याद रखना है, और राइजा सेटाइवा वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस, डेफोडिल। अब एक्चुअली में होता क्या था, ये जो डेफोडिल है, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो रूट है, ये बेटा रिच है विटामिन, ये रिच है आपके बीटा कैरोटीन से। डेफोडिल रूट्स आर रिच इन बीटा कैरोटीन, रिच इन बीटा कैरोटीन। एंड जो बीटा कैरोटीन होता है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। अब हमने क्या किया, हमने बीटा कैरोटीन एक प्रोटीन है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन है, तो मतलब जीन से बन रहा है ना? जीन से, जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना, एंड बीटा कैरोटीन इज अ प्रोटीन। हमने क्या किया, डेफोडिल के प्लांट का वो जीन निकाला जो कि एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा था बीटा कैरोटीन। लेट्स सपोज बेटा ये वो जीन है जो कि बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर रहा था, राइट? सो दिस पर्पल वन इज अ जीन फॉर योर बीटा कैरोटीन। हमने क्या किया, हमने ये राइस का बेटा डीएनए निकाल लिया। लेट्स सपोज ये हमारे राइस का डीएनए है। जस्ट अ मिनट, डीएनए मुझे इसका बड़ा वैसा बनाने दो। ओके, दिस इज माय डीएनए ऑफ राइस। ये नॉर्मल अभी ओराइजा सटाइवा का डीएनए। ये होगी मेरी जीन ऑफ बीटा कैरोटीन, जीन ऑफ बीटा कैरोटीन। मैंने क्या किया, इस प्लांट की बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन को ओराइजा सटाइवा के अंदर डाल दिया। लेकिन बेटा डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते ना, हमें कुछ चाहिए इसके अंदर जीन डालने के लिए। व्हाट वी रिक्वायर, वी रिक्वायर अ वेक्टर ना, है ना? तो हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि मेरी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपके होस्ट तक लेके जाए। अब मुझे ये बताओ यहां पे हम वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? Which vector we'll use? Any idea? Any idea to anyone? देखो ऐसे तो डायरेक्टली हाथ से उठा के तो मैं जीन को डाल नहीं दूंगी। आई रिक्वायर अ वेक्टर। जब मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट के अंदर डालना होता है तो मुझे एक वेक्टर चाहिए होता है। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर। नो, जब आप प्लांट के अंदर जीन डालते हो, देखो मैं प्लांट सेल के अंदर जीन डाल रही हूं ना, हमेशा याद रखना, जब प्लांट सेल के अंदर आप जीन डालते हो तो वेक्टर यहां पे कौन सा यूज होता है? अगारोबैक्टीरियम, अगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम। ये दिमाग में नोट डाउन कर लो। अगर मुझे प्लांट सेल के अंदर जीन डालनी है तो मैं वेक्टर हमेशा कौन सा इस्तेमाल करूंगी? अगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम। अब अगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम वेक्टर के अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे मेरे राइस के साथ जोड़ दिया। अब बेटा ये बताओ, जब इस वाले राइस के डीएनए में बीटा कैरोटीन वाली जीन आ गई है तो ये राइस क्या करेगा? अब बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करेगा ना। दिस राइस विल गोना प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, एंड बेटा बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने की वजह से अब इस राइस का कलर चेंज हो जाएगा और ये राइस कैसा बन जाएगा? गोल्डन इन कलर। सो बिकॉज ऑफ
प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन इट कलर चेंजेस एंड बीटा कैरोटीन आगे चल के बेटा विटामिन ए बना देता है. सो नॉर्मल से राइस को हमने क्या कर दिया है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस बना दिया है जस्ट बाय टेकिंग द जीन फ्रॉम योर डैफोडिल. एंड ब्राउन कलर क्यों हो गया है, गोल्डन कलर क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ योर बीटा कैरोटीन, राइट. सो विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट इन पुअर विजन, सबको पता है. golden rice appear due to the presence of vitamin A in it, क्योंकि बीटा कैरोटीन जीन थी, इसी वजह से बेटा ये गोल्डन कलर का अपीयर हुआ था. You can see here plant whose DNA has been manipulated through genetic engineering is called your transgenic plants. ये देखो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है बेटा यहाँ पे. ओके देखो ये क्या किया हमने, अगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम एज अ वेक्टर लिया, इसके अंदर बीटा कैरोटीन वाली जीन डाली एंड वेक्टर की मदद से हमने ट्रांसफॉर्म राइस प्लांट्स के अंदर ये वाली जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी. So golden rice is a transgenic variety of rice, Oryza sativa. It contains beta carotene, which is a precursor of vitamin A, which gives yellow color to the rice grain. The gene for beta carotene is taken out from daffodil, जिसका scientific name है Nariscus pseudo-nariscus plant, Narsicus जो भी हो. The vector used for transfer of a gene is Agarobacterium tunifacium vector. So I guess अब तुमको पता चल गया है कि हम लोगों ने ट्रांसजेनिक राइस कैसे बनाया, गोल्डन राइस कैसे बनाया, सबको क्लियर है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, क्लियर और नॉट? ओके, नाउ एक और एग्जांपल है जीन एडिशन का. यहाँ पे हमने बाहर से जीन ऐड की थी ना बेटा, तो ये जीन एडिशन का एक और एग्जांपल है बीटी कॉटन. बेटा ये बीटी कॉटन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हर बार इससे क्वेश्चन आता है, हर बार तुम कितने भी पीवाईक्यू देख लो, हर बार इससे क्वेश्चन आएगा. और ये क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये ध्यान से सुनना है आपको, मैं बताऊंगी. ठीक, पहले तुम वीडियो देखो, देन आई विल टेल यू व्हिच थिंग इज इंपॉर्टेंट. लेट्स सी अ वीडियो हाउ एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्रिएट बीटी कॉटन. लेट्स सी अ वीडियो बीटी कॉटन फर्स्ट. हुए थे बड़े ही खूबसूरत, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सफेद चद्दर बिछ गई है ना, इतना खूबसूरत लगता है ये. मैंने देखा हुआ. वंस आई वेंट टू अ टिपिकल विलेज इन पंजाब एंड आई एक्चुअली सॉ दिस ब्यूटी ऑफ द नेचर. इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग. सो कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया. कपास जो है इसकी खेती इंडिया में की जाती है और इससे जो है कपड़ा भी बनाया जाता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी बेस्ड है. भारत जो है इसका निर्यात भी करता है कपास का. बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है जी ये ना. आप देख सकते हैं कैसे होता है कॉटन का ये जो ब्लूमिंग है, ऐसे बड होती है ना, फिर ये फूटते हैं और फिर उसमें से रुई दिखती है और फिर इसको इकट्ठा करते हैं, है ना. सो ब्लूमिंग ऑफ कॉटन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. लेकिन इस कॉटन के साथ ना एक समस्या जुड़ी हुई है. ये जो आपको कैटरपिलर जैसा एक कीड़ा दिख रहा है ना, बॉल वर्म कहते हैं. दिस बॉल वर्म कॉजेज डैमेज टू कॉटन. चलिए जी, ये तो बड़ी ही खराब बात है कि ये हमारी उस अच्छी सी फसल को नुकसान पहुंचाता है. बॉल, BOLL, बॉल किसको कह रहे हैं? वो जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से कपास निकल रही है जिसके ब्लूमिंग से, दैट इज कॉल्ड बॉल है. ये गेंद वाला बॉल नहीं है, दैट इज BALL बॉल. दिस इज BOLL, राइट. इट कॉजेज डैमेज टू कॉटन. ओके, देख पा रहे हैं? सो कॉटन को ये डैमेज करता है. सो डैमेज्ड कॉटन बॉल जो होगा वो ब्लूम नहीं करेगा, तो फिर समस्या है भाई. चलो देखते हैं इसका क्या समाधान कर सकते हैं. वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी, एक बात ऑब्जर्व करी कि मिट्टी में, सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. तो बैसिलस का बी लिया और थ्यूरिंजिएंसिस का टी लिया, तो ये कहलाता है बीटी. तो जब हम बीटी कॉटन कहते हैं ना, बीटी डज नॉट स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, दैट स्टैंड्स फॉर दिस बैक्टीरिया. क्या रिलेशन है इस बैक्टीरिया का, अभी समझते हैं जी. सो मैंने कहा मिट्टी में ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है. इस बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड है. भाई प्लाज्मिड से आप फेमिलियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसके पास. बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के पास प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन, CRY जीन. लिखो, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के पास जीन है CRY जीन है. चलिए मैं लिखता हूं जी आपके लिए, जस्ट अ मिनट.
बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के पास जीन है CRY, ऐसे छोटे अक्षरों में लिखना है CRY जीन। ये CRY की फुल फॉर्म क्या है? ये CRY एक प्रोटीन बना रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन प्रोटीन। जीन्स दे एनकोड फॉर प्रोटीन्स ओनली। सो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के पास एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जीन है क्रायोजीन। क्रायोजीन एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और उसी क्रिस्टलाइन प्रोटीन को एक टॉक्सिन की तरह हमने इस्तेमाल करा, राइट? वो प्रोटीन बीटी टॉक्सिन है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस टॉक्सिन। ये जो बीटी कॉटन का हम जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें हमने बीटी टॉक्सिन की बात करी। बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस टॉक्सिन। बीटल्स अगर इसे खा लें, ये टॉक्सिन अगर बीटल के शरीर में पहुंच जाए तो वो मर जाते हैं। मॉस्किटो के शरीर में पहुंच जाए वो भी मर जाएंगे। मक्खियां जो है फ्लाइज वो भी मर जाएंगी। आर्मी वर्म्स, टोबैको बर्डवर्म, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, दिख रहे हैं। आर्थ्रोपोड्स जो है इनके शरीर में अगर ये चला गया टॉक्सिन तो इनके शरीर में जाने के बाद एक्टिव होगा और ये मर जाएंगे ना। देखिए ये देखो टॉक्सिन ने मार डाला इन सब। डिड यू सी दिस? इसमें वर्म्स आ गए, लेपिडोप्टेरन्स जो हैं ये आर्थ्रोपोड्स ही हैं सारे। फ्लाइज डिप्टेरन्स एंड बीटल्स सिलोप्टेरन्स। कोइलोप्टेरा भी लिख देते हैं, सिलोप्टेरा भी प्रोनाउंस कर देते हैं। सो ये जो लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है ये सब इसी के मेंबर्स हैं, इसी के ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के द्वारा बनाया गया ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जिसे क्रायोजीन बना रहा है, ये खुद बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं मार देता? ये बात मैंने अभी बोली। खुद बैक्टीरिया को ये इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि बैक्टीरिया के शरीर में ये एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है। तो अब एक्टिवेट होगा तभी जाकर के फिर ये नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है जी। इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं था। देन हाउ डज दिस टॉक्सिन किल द वर्म्स? बैक्टीरिया को नहीं मारा, उसमें वो इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन है। वर्म को कैसे मार दिया? चलो जी देखते हैं। इधर देखिए, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब वर्म के शरीर में गया, मान लो उस वर्म ने मिट्टी खा ली, उस वर्म ने मिट्टी खाई और वो बैक्टीरिया उसके शरीर में गया, टॉक्सिन गया, तो वर्म्स की जो गट है, मिड गट होती ना, आपने पढ़ा होगा, कॉकरोच भी तो एक इंसेक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। सो मिड गट का जो एल्केलाइन पीएच है, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में एल्केलाइन पीएच मिलने पर वो टॉक्सिन कहता है मैं एक्टिव हो जाऊंगा। टॉक्सिन एक्टिव हो गया, तो प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में बदलने की कंडीशन थी कि इंसेक्ट के शरीर में जाए, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में, मिड गट में एल्केलाइन पीएच उसे एक्टिव कर देगा और वो क्रिस्टलाइन टॉक्सिन डिसॉल्व होके उस वर्म को किल कर देगा। मिड गट की जो इंटेस्टिनल लाइनिंग के जो सेल्स हैं वहां पे पोर्स कर देगा, छेद कर देगा, लाइसिस होगा, सेल्स मर जाएंगे और वर्म मर जाएगा। फिर से समझते हैं इसको, ध्यान से समझना है। देखो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। पहली बात तो तुमको इस बैक्टीरिया का नाम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक जीन होती है जिसका नाम है क्राइजीन। क्राइजीन, देयर इज अ जीन व्हिच इज नोन एज योर क्राइजीन। ना इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो जीन है ये नॉर्मली प्रोड्यूस करती है बेटा एक प्रोटॉक्सिन। दिस जीन प्रोड्यूस अ प्रोटॉक्सिन which is nothing but the inactive form of toxin, right? तो बैक्टीरिया मरता नहीं है उससे, लेकिन जब भी इस बैक्टीरिया को कोई खाने आता है तो प्रोटॉक्सिन बेटा एल्कलाइन पीएच में, एल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव टॉक्सिन उस इंसेक्ट को मार देता है। अब हमने क्या किया, हमने इस बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से क्राइजीन चुरा ली, ठीक। हमने इस बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से क्राइजीन चुरा ली और इस क्राइजीन को हमने इंसर्ट कर दिया अपने कॉटन प्लांट के अंदर, क्योंकि कॉटन प्लांट बहुत ज्यादा परेशान विद द अटैक्स ऑफ योर आर्थ्रोपोड्स। उसको
कीड़े मकोड़े खा जाते थे। हमने क्या किया, जनरली कौन से कीड़े मकोड़े खाते थे, लेप्टिडोडेप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स एंड डेप्टेरन्स। हमने क्या किया है, ये बैसिलस thuringiensis से क्राइजीन उठा के अपने कॉटन प्लांट के अंदर डाल दी। अब कॉटन प्लांट भी क्या कर रहा है, प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्टिव टॉक्सिन नहीं, प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे ही बेटा लेप्टिडोडेप्टेरन्स जिसमें टोबैको वुडवर्म, कोलेप्टेरन्स जिसमें आपके बीटल्स एंड डेप्टेरन्स अब आपके कॉटन प्लांट को खाने आएंगे। पहली बात तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ आर्थ्रोपोड्स आपको याद रखने हैं और इंसेक्ट्स आपको याद रखने कि कौन सी 3 कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स को आपका टारगेट करता है बीटी टॉक्सिन। सो लेप्टिडोडेप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स एंड डेप्टेरन्स। नाउ जैसे ही इस प्लांट को खाए गई आपके ये लेप्टिडोडेप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स एंड डेप्टेरन्स, तो जो प्रोटॉक्सिन आपके कॉटन प्लांट के अंदर था वो ड्यू टू द एल्कलाइन मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द एल्कलाइन मीडियम ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, प्लीज नोट इट डाउन हियर, मिडगट ऑफ इंसेक्ट के एल्कलाइन पीएच की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपने एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंसेक्ट के मिडगट का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। मिडगट की वॉल में ये क्या कर देता है, इंसेक्ट के परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट के मिडगट में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से, सफोकेशन की वजह से क्या हो जाता है, इंसेक्ट मर जाता है। And that is how we have created a pest resistant plant by using biotechnology. So it's a very good procedure, right? Inactive Bt toxin, alkaline pH of worm gut, active toxin, crystalline toxin dissolve, kill the worm. You can see here, कॉटन प्लांट का एनिमी है वर्म, बैक्टीरिया इसका दोस्त है। बैक्टीरिया के अंदर से क्राइजीन हमने उठा के कॉटन प्लांट के अंदर डाल दी। अब वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एज यूजुअल if you want to insert a gene into the plant, we use Agarobacterium tumefacium. Agarobacterium tumefacium. अब बस जब ये वर्म इस प्लांट को खाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। Okay, now let's learn how scientists transfer BT gene to the crop. तो हमने अभी पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया। अब देखेंगे कि इस जीन को एक्चुअली में साइंटिस्ट ने कॉटन प्लांट के अंदर डाला कैसे था। Let's see through a video of BT cotton 2. बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में जो क्राई जीन है, हमें उसे किसी तरह प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ना है। वेक्टर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, है ना। पहले ये क्राई जीन काटना पड़ेगा यहाँ पे, तब वो अल्टीमेटली जाके प्लांट के डीएनए में जाएगा। देखो ये ऐसा करा ना हमने। सो प्लांट के डीएनए के साथ जब वो क्राई जीन जुड़ जाएगा तो हम जानते हैं कि फिर प्लांट का वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद टॉक्सिन बनाने लग जाएगा, पर वो इनएक्टिव होगा प्लांट में, है ना। प्रोटॉक्सिन होगा तो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो कीड़ा, वो वर्म आकर के प्लांट को खाएगा तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। कॉटन प्लांट जो है, इसको, ये रहे इसके कॉटन बॉल्स और ये रहा वर्म। इसको लग रहा है कि मैं इसे खा जाऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर नहीं, इसे खाना बड़ा ही नुकसानदायक साबित होगा। वो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब उस बॉलवर्म के शरीर में गया, यहां पे हमने ये स्क्वायर स्क्वायर बना के आपको दिखाया है, इनएक्टिव, रेड कलर में एक्टिव हो गया, वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट, मिडगट में पहुंच गया, इंसेक्ट की मिडगट में पहुंचा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हुआ एल्कलाइन मीडियम में, अपने रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा, सेल्स का लाइसिस हुआ, टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड एंड इट मेक्स होल्स इन द गट, होल्स हो गए गट में, छेद हो गए, राइट, मर जाएगा वो। नाउ एक चीज और सुनिएगा, जो क्राई जीन की हम बात कर रहे हैं, बैसिलस thuringiensis का क्राई जीन की बात हो रही थी ना, ये रहा, ये कई तरह के हैं। देयर इज CRY1AC, CRY2AB, CRY1AB। जो CRY1AB है, ये कॉर्न बोरर के लिए भी, कॉर्न बोरर जो है ये भी पेस्ट है, और CR1AC एंड CR2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए, ठीक है। सो उस बैक्टीरिया के, बैसिलस के जो प्लाज्मिड में ये अलग अलग जीन्स हैं और अलग अलग तरह के पेस्ट के लिए इफेक्टिव है। समझ आया जी। नाउ जो हम बात कर रहे हैं बीटी कॉटन की, ये इंडिया में भी उपलब्ध है, ठीक है जी, लगभग सन 2004 के करीब की बात है। और इसके अलावा हमने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए
बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, देन बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टमाटो भी बनाए। सो है ना ये इंटरेस्टिंग बात। बायोटेक्नोलॉजी ने देखो कितनी बड़ी क्रांति ला दी कि अब आपको कपास की फसल को या उसके अलावा कहिए सोयाबीन, टमाटर, कॉर्न, ब्रिंजल, राइस, पोटैटो, इनको पेस्टिसाइड्स इनके ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसी तकनीक बना दी है, नेचुरली ही ये प्लांट्स रेजिस्टेंट है उनके। whole procedure we have used. So हमने क्या किया है, the choice of cryogene, Bacillus thuringiensis से cryogene निकाली। इस क्राइजीन को आपके प्लांट डीएनए के अंदर डाल दिया बाय यूजिंग अगारोबैक्टीरियम टुनिफेशियम। जब इंसेक्ट इस प्लांट को फीड करेगा तो ये प्रोटॉक्सिन आपके इंसेक्ट के अंदर जाएगा, and due to the alkaline pH of midgut of your insect, this protoxin convert into the active toxin and आपके क्या होगा, मिडगट के वॉल में पोर्स होंगे एंड अल्टीमेटली इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी। सो दैट इज हाउ द बीटी टॉक्सिन वर्क। इट्स नाइस टेक्निक, राइट? Okay, now this particular chart is beta very important. Okay, so cry1AC and cry2AB gene is used to control a cotton bollworm, whereas cry1AC is used to control a corn borers. It's your PYQ, please remember. Cry1AC and cry2AB for cotton bollworm, cry1AB is for corn borers. Very important. Okay, have you seen this organism? Have you seen? What is this? किसी ने देखा होगा ये? किसी ने तो देखा होगा। क्या है ये? Yeah, it's a leech, right? Hirudinaria. It's a member of Hirudinaria class and phylum Annelida, right? इसकी मदद से बेटा हमने ट्रांसजेनिक हिरोडिन बनाई है, और वो भी पता है किससे? ब्रासिका नेपल्स, आपके मस्टर्ड प्लांट से। अब हिरोडिन के अंदर, लीच के अंदर एक पिगमेंट, एक मतलब सब्सटेंस होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है आपका हिरोडिन, व्हिच एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या है? जो हमारी बॉडी खुद का नेचुरल एंटीकोगुलेंट बनाती है, उसका नाम क्या है? ये सर पता? आर यू सेइंग समथिंग? हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट, have you heard this term? Heparin. Heparin तो सुना ही होगा। Yes, ma'am. हाँ, not fibrin, heparin. Heparin, it's our body natural anticoagulant. Our body natural anticoagulant. इसी तरीके से हिरोडिन क्या करती है? लीच है, गोच बोलते हैं इसको, ये खून पीती है। ये क्या करती है? ये खून पीती है। अब आपको पता है, जैसे ही ब्लड वेसल से खून बाहर निकलता है तो बेटा ब्लड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेशन। तो अगर ब्लड कोगुलेट हो जाएगा तो फिर हिरोडिन को खून पीने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो ये ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जो कोगुलेशन नहीं होने देती है, ताकि फीडिंग ऑन ब्लड क्या हो जाए? इजी हो जाए। और ये सब्सटेंस क्या है? आपका हिरोडिन है, राइट? अब हिरोडिन का इस्तेमाल हम लोग बेटा बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी में अगर कहीं क्लॉट हो जाता है, इंटरनल ब्लड वेसल में कोई क्लॉट हो जाता है, तो बेटा उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। उस क्लॉट को तुरंत के तुरंत हटाना पड़ता है, तो इनका इंजेक्शन हम लोग लगा सकते हैं, राइट? आपकी बॉडी में इंटरनल क्लॉटिंग होना अच्छी बात नहीं है, सो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हिरोडिन है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हिरोडिन has been produced commercially through genetic engineering. हम लोगों ने क्या किया, जो आपकी हिरोडिन बनाने वाली जीन थी, वैसी ही कुछ जीन हमने एक्सट्रैक्ट किए आपके हिरोडिन से, ठीक? हिरोडिनेरिया जो आपकी लीच है उससे की, ठीक? बाय यूजिंग अगारोबैक्टीरियम टुनिफेशियम हमने क्या किया, ये जीन बेटा ब्रासिका नेपस के अंदर डाल दी। ब्रासिका नेपस इज नथिंग बट द मस्टर्ड प्लांट, ठीक? मस्टर्ड प्लांट के अंदर हमने डाल दी। अब मस्टर्ड की जो सीड्स है ना, सीड्स जो ऑयल है, उसमें बेटा हिरोडिन बनने लगा, एंड फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट हिरोडिन। तो कितना ज्यादा हिरोडिन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? यू कैन सी हियर genetically modified Brassica nepus seeds containing hirodin, and we have made a recombinant hirodin by using
plant. So we can do anything. You know, by using these technologies, by using biotechnologies, we can make super humans also. Have you ever imagined this? हम प्लांट में भी कुछ भी कर रहे हैं और हो रहा है, तो हम लोग इंसानों में भी कुछ भी बना सकते हैं ना? हम भी बना सकते हैं rodent फिर तो, अगर प्लांट बना रहा है तो मैम आज तक कोई सुपर ह्यूमन बना है? बना सकते हैं, क्या पता हो भी। या वो भी है, हो भी सकते हैं। जेनेटिक इसका इस्तेमाल करके वी कैन मेक, बट बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली। बट इसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अभी आगे आप लास्ट चैप्टर का जब लास्ट होगा तब पढ़ोगे कि लोग अच्छी चीजें भी बनाते हैं, उससे बुरी बुरी चीजें भी बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ बनाना होता है, पहले गवर्नमेंट की इजाजत चाहिए होती है। सो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे होते हैं। चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन देन। Bt toxin produced by a Bacillus thuringiensis does not harm the bacteria because why it's not harming the bacteria? Very good, Aishwarya. वेरी गुड अविरूप, पुनित, कृष्णा। अविरूप अब रॉन्ग हो गए हो। ओके, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया में तो जो टॉक्सिन है वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बन रहा है ना। बैक्टीरिया के अंदर एल्कलाइन पीएच है ही नहीं, जिसकी वजह से वो प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाए, राइट? ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है, बस उसके बॉडी में प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, नॉट एसिडिक नेचर एक्चुअली। So B will be the right answer. Chalo, let's try to solve one more question here. This one. Which of the following gene was introduced in corn plant to make them resistant to corn borers? Corn borers. Very good, Arpita. Very good, Aishwarya. Very good, Disha. Very good, Krishna. Punit. For corn borers, we use Cry1AB, right? Cry2AB and Cry1AC is for cotton bollworm. Cotton bollworm. Cry1AB for corn borers. For corn borers. Okay, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, दिस क्वेश्चन इज मैम क्या टॉपिक खत्म हो गया आज का? हाँ, आज का टॉपिक खत्म, बस क्वेश्चन है। क्वेश्चन which of the following is true for golden rice? Which of the following is true for golden rice? शो नहीं कर नहीं रहा दिख रही है, शो ही नहीं कर रही है। एक सेकंड, अभी शो हो रही है? जस्ट अ मिनट, अब शो हो रही है? मैं उसके अंदर चली गई। Which is true for golden rice? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। वेरी गुड अविरो। Very good, Arpita. Okay, so correct answer is first, beta. First one. It is a retinol
enriched. Retinol is nothing but the name of vitamin A only. Okay, विटामिन ए को ही बेटा रेटिनॉल बोलते हैं विद अ जीन फ्रॉम डेफ। अच्छा लास्ट क्यों नहीं होगा? इसमें लिखा हुआ है इट इज अ विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम वाइल्ड राइस वैरायटी। मैम उसमें वाइल्ड राइस लिखा है ना, वाइल्ड राइस वैरायटी से नहीं होता है ना, वो डैफोडिल से होता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वाइल्ड राइस वैरायटी के अंदर तो आप जीन डाल रहे हो ना, हाँ इससे इसलिए ले नहीं रहे हो। हाँ, इट्स अ दैट्स जीन व्हाई फ्रॉम इट इज नॉट डैफोडिल। करेक्ट। Exactly, very good. It has a yellow green because of anthocyanin, no, because of beta carotene, right? It is a drought tolerant, no, it's an example of biofortification. और हाँ यहाँ पे Agarobacterium tumefacium as a vector हमने इस्तेमाल किया है। Very good. Okay, yeah, that's it for today's class, guys. If you have any doubt, you can ask. We'll still left with 2 more minutes. किसी को doubt हो तो बताओ. Your class is over. So, what we have learned? We have learned challenge faced in agriculture, golden rice, BT cotton, and transgenic brassica apples. Thank you, Rushi. Okay, guys, good night. Have your dinner. Bye bye. Nice to meet you, all of you. Bye, everyone.